दोबारा से लेयर्स, दोबारा सारे एक दफा कॉर्निया की लेयर्स जो हैं वो लिखो बैठ के। व्हाट वाज द फर्स्ट लेयर? एपिथेलियम, ए, बी मोमेंट्स, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी डेस्मेंट मेम्ब्रेन एंड ई फॉर एंडोथेलियल। ठीक है, अब जो हम डिसऑर्डर पढ़ने लगे हैं उस डिसऑर्डर में स्ट्रोमा की लेयर जो है ना, स्ट्रोमा की लेयर का थिनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कॉर्निया फॉरवर्ड बल्ज करेगा। ठीक है, एबीसीडी सबको याद है। अब दिस एबीसीडी विल हेल्प यू रिमेंबर कि अब हम किस चीज का डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। हम कॉर्नियल थिनिंग होगी स्ट्रोमा की थिनिंग की वजह से। स्ट्रोमा सबसे 90% थिकनेस था, दिस वाज एमसीक्यू। 90% थिकनेस जो उसकी कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये थिन हो जाता है तो वो आगे की तरफ बल्ज करने लग जाता है। ठीक है, ये देखो केटोकोनस, ये आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने एज इट इज याद करनी है फॉर योर प्रॉफ एसएक्यू। देखो जो नॉर्मल कॉर्निया है वो इस तरह से है, बायकन्वेक्स शेप। लेकिन जब केटोकोनस होता है, आपके स्ट्रोमल थिनिंग होती है, तो वो ऐसे करके प्रोट्रूड आउट कर रहा है, ऐसे पीक सी कोन सी बनी हुई है। आप डेफिनेशन आपने याद करनी है, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। वंस इट स्टार्ट्स, आपकी आंखें बाहर की तरफ बल्ज करती ही जाएंगी। इन विच सेंट्रल और पैरासेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग, सेंटर से हो सकती है, साइड वेज पे भी हो सकती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, या साइड्स पे भी हो सकती है। अकम्पनीड बाय एपिकल प्रोट्रूजन, मींस एपिक्स पे कौन बनेगी, माउंटेन सी बनेगी। एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि सरफेस इरेगुलर होगी तो इमेजेस बेतहाशा बनेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोग्रेसिव ऑर्डर, और इसमें स्ट्रोमल थिनिंग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन फॉर योर प्रॉफ। अच्छा, अब इसका पैथोजेनेसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एससीक्यू। वो पूछते हैं पैथोजेनेसिस इसका कैसे होगा, क्यों किसी को, वाई इफ आई हैव केराटोकोनस, मुझे क्यों है और किसी और को क्यों नहीं, इसकी क्या रीजन है। इसमें होता है ये कि आप में जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कोलेजन टिश्यू होते हैं जो स्ट्रोमा के, वो उसकी सिंथेसिस डिफेक्टिव होती है। फिर उससे बोमेन मेम्ब्रेन और डिजेनरेशन हो जाती है स्ट्रोमल कॉर्निया की। ठीक हो गया, ये देखो एक्वोस्यूमर यहाँ तक आया हुआ है, आगे तक। फिर इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्रेसिव मायोपिया होगा और एस्टिग्मेटिज्म होगी। सारा मसला इस स्ट्रोमल लेयर का है। स्ट्रोमल लेयर जो है आपकी थिन होगी, उससे आपकी, अच्छा हिस्टोपैथोलॉजी में आ जाएगा एक्टैटिक डिसऑर्डर। एक्टैटिक मींस थिनिंग है, इट जस्ट मींस थिनिंग। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, थिनिंग है ये। दैट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कॉर्नियल थिकनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें कॉर्नियल थिन हो गया आपका। और ये देखो, एक बात मैंने बताई थी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका इक्वल होता है। ये देखो जब ये थिनिंग हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही नहीं रहेगा, और डिफेक्ट्स बोमेन लेयर में भी होंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी होंगे। यस, सुमेरा इज राइट। जब स्ट्रोमल थिनिंग होगी उससे कॉर्निया कॉनिकल बन जाएगा। मायोपिया होता है नियर साइटेड, शॉर्ट साइटेड होंगे ये लोग, जो होंगे शॉर्ट साइटेड होंगे, इनको करीब से सिर्फ नजर आएगा, दूर से नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कॉर्निया की डायोप्टिक पावर 43 होती है और वो आपकी डायोप्टिक पावर खराब हो गई है। अब सिर्फ आपको, फिर वेट अ सेकंड बिफोर वी प्रोसीड, इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, क्या रीजन थे कि मेरा कॉर्निया थिन हो गया और आपका नहीं हुआ, इटियोलॉजी क्या होगी। ये तो हिस्टोपैथोलॉजी है, हेरेडिटरी, नर्जिस इज राइट, मॉम इज राइट, इनहेरिटेंस। इसकी एक तो दो है, एक प्राइमरी है जो हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे किसी को भी शुरू हो सकती है। ठीक है, इडियोपैथिक, जब हमें रीजन पता नहीं होती। एक और एमसीक्यू आता है प्राइमरी की एक दूसरी कॉज में, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो सपोज इफ योर वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज इट, द चाइल्ड विल हैव इट 100%, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट्स नॉट सेक्स लिंक्ड। और फिर हम करते हैं सेकेंडरी कॉजेस।
सेकेंडरी कॉजेज में जिनमें कोलेजन आपका बॉडी में सिस्टेमिकली डिफेक्टिव होता है, कोई याद है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो आपने पढ़े थे सेकंड ईयर बायोकेम में? मार्फन, और कौन से थे? मार्फन पढ़ा था और एलर डेनलोस, यस। अच्छा, सेकेंडरी में आप करोगे मार्फन सिंड्रोम एंड एलर, जिसमें कोलेजन आपका डिफेक्टिव होता है, डेनलोस सिंड्रोम। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, इज इंपॉर्टेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, वेट आई रोट डोमिनेंट रॉन्ग, DOMINANT, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये MCQ आता है, सो आई एम गोइंग टू मार्क इट ऑटोसोमल डोमिनेंट। आगे चलते हैं हम। इसके सिम्टम्स क्या होंगे जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा? क्रेटोकोनस हो गया किसी को, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा? एक तो ये पेनलेस होगा। किसी को रीजन पता है कि ये पेनलेस क्यों होगा? जब जो विजुअल डिटोरिएशन हो रही है वो पेनलेस पेनलेस क्यों होगा? यस, नर्व इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रोमल टिश्यू इन्वॉल्व है। अच्छा, पेनलेस होने की दो कॉजेज हैं। एक है स्ट्रोमल टिश्यू इन्वॉल्व विच इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट इन्फेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसीलिए ये पेनलेस हो रहा है। टू कॉजेस, नो इन्फ्लेमेशन चांसेस, राइट। अच्छा, विजुअल डिटोरिएशन होगी, नियर फार विजन दोनों खराब हो सकते हैं, फोटोफोबिया होगा एंड डिप्लोपिया होगा, दो दो नजर आएंगे। सी दिस दिस पिक्चर शोज आपका फोटोफोबिया, सनलाइट बर्दाश्त नहीं हो रही उससे, ग्लासेस का नंबर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, वो आएगा आपके पास। और डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगा। डिप्लोपिया मींस डी फॉर डिप्लोपिया, डी फॉर डबल विजन। ये सिम्टम्स आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ओके, आई विल यूज सम लाइटर हाइलाइटर। अच्छा, सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट ने आपको कंप्लेन किया, वो आपको कहेगा कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे आई साइट जो है वो खराब हो रही है, बार बार आ रहा है, उसके बाद मुझे डबल विजन नजर आता है, उसके बाद मुझे लाइट में भी प्रॉब्लम होती है। साइंस होंगे जो आप ऑब्जर्व करोगे, इसके लिए पहले वीडियो देख लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू ऑब्जर्विंग साइंस। ठीक है, इसके लिए पहले वीडियो देख लेते हैं। पेन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका इंफ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं है, ये आप लोगों ने वीडियोस प्ले की थी? वीडियोस जो मैंने सेंड की थी, विजन लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कॉर्निया जो है वो फॉरवर्ड बल्ज कर रहा है, वो जैसी उसकी रिफ्रैक्टिव एरर थी वो ठीक नहीं रही। अच्छा, साइंस में आते हैं। साइंस में आप ऑब्जर्व करोगे, विजुअल एक्यूटी किस चीज से चेक करते हो? विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी किस चीज से चेक करते हैं हम? स्नेलन चार्ट से। तो आप स्नेलन चार्ट से चेक करोगे तो उसको मायोपिया होगा। मायोपिया इज, अब नजर आ रहा है सबको लाइटर बैकग्राउंड में? स्नेलन चार्ट से चेक करोगे जो वॉल पे लगा होता है, मायोपिया इज शॉर्ट साइटेड, करीब की चीजें नजर आएंगी, दूर की उसको विजन खराब होगा। ठीक है, फिर आप जब डिस्टेंस डायरेक्ट
ऑप्थेल्मोस्कोपी करोगे तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आएगा। मंसन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है और यूक्यूज में आता है। जब आप उस पर्सन को कहोगे जिसको केरेटोकोनस होगा, नीचे देखो तो उसकी आई जो होगी ऐसे करके ऑयल ड्रॉपलेट से बनाएगी। केरेटोकोनस के साइंस आप ये देख लो, आई एम शेयरिंग अ वीडियो। ये मंसन साइन है। मंसन साइन इलिसिट करके आपको टीचर्स को दिखाना है, आपको नीचे करके दिखाना है कि उसको कैसे वो वी शेप बनता है, और एक सिजरिंग रिफ्लेक्स है, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Keratoconus is one among the common ophthalmic condition that exhibits a scissoring reflex, that is, action of two bands moving towards and away from each other like a blade of a pair of scissors. You can see in this video that the horizontal line of strip is moving vertically and it is getting separated in two different directions like a scissor due to the irregularity or due to the conical shape of the cornea. This reflex is said to be scissoring reflex. Now, how to neutral it? Scissoring reflex cannot be neutralized, but the opposite meridian can be neutralized to find out the spherical power, and then the cylindrical power can be prescribed based on the trial and error method. अच्छा, तो आपको थोड़े से साइंस दिखा दिए हैं। मंसन साइन, अब मंसन साइन आप लोगों से इलिसिट हो जाएगा। मंसन साइन में क्या चीज नजर आती है? वी शेप बनेगी डाउनवर्ड गेज पे, वी शेप जिसको होगा उसकी वी शेप बनेगी ऑन डाउनवर्ड गेज। रेटिनोस्कोपी पे सिजर्स रिफ्लेक्स आएगा, वो भी दिखा दिया मैंने, सिजर्स रिफ्लेक्स आएगा। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट डिस्टेंस ऑप्थेल्मोस्कोपी पे ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स आएगा। इट इज लाइक, ये देखो, जैसे आप किसी चीज में ऑयल डालते हो तो वो इस तरह से रिंग बनती है, तो इस तरह से ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आएगा। उसके बाद जब आप केरेटोस्कोपी करोगे उसमें इरेगुलर रिंग्स नजर आएंगी, वो मैं दिखाती हूँ कैसे इरेगुलर रिंग्स नजर आएंगी। और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे आपको थिनिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्रोमा कॉर्निया नजर आएगा स्ट्रोमा की वजह से। वी ओट लाइंस इस प्रोनाउंस्ड एट वी ओट लाइंस जो है ना, वो स्ट्रेस लाइंस होंगी, वो आपको डीप स्टोमा पे नजर आएंगी।
प्रोमिनेंट कॉर्निया नर्व्स प्रोमिनेंट इसलिए हो जाएंगी कि कॉर्निया आपका स्टोमा थिन हुआ हुआ है, और फ्लैशर रिंग नजर आएगी जो कि आयरन डिपॉजिट्स हैं वो भी होंगे कॉर्निया के अराउंड। ठीक हो गया, ये साइंस आपने याद रखने हैं फॉर एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेट करना है तो हम इनको दोबारा से कर लेते हैं। कौन से साइंस समझ नहीं आए उनको हम दोबारा से कर लेते हैं। सीजर रिफ्लेक्स समझ नहीं आया, ऑयल ड्रॉपलेट सीजर रिफ्लेक्स समझ नहीं आया। सीजर रिफ्लेक्स आप रेटिनोस्कोपी में जब आई में जाके देखोगे, रेटिनोस्कोप रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो आप देखोगे तो वैसे क्रॉस क्रॉस बन रहा होगा इस तरह से, इस तरह से जैसे कैंची काटते हो इस तरह से बार बार क्रॉस क्रॉस आ रहा होगा, जैसे अब सिजरिंग रिफ्लेक्स है। फ्लेशर रिंग आयरन डिपॉजिट होते हैं, इट्स नॉन स्पेसिफिक टू केरेटोकोनस, और भी चीजों में आयरन डिपॉजिट हो सकते हैं। अब विजुअल एक्यूटी चेक करोगे उसमें मायोपिया आएगा, अब थेलमोस्कोपी पे जब करोगे आप तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आएगा। देखो ये साइंस क्यों होते हैं, क्योंकि अच्छा केरेटोस्कोपी में आपको ये वाली रिंग्स नजर आएंगी, इनमें से कौन सा राइट साइड ये जो है आपका, सपोज ये हम कहते हैं ये वाली पर्पल साइड और ये है येलो साइड, कौन सी साइड नॉर्मल है और कौन सी साइड में केरेटोकोनस है? पर्पल साइड इज नॉर्मल और येलो साइड इज नॉर्मल। कैसे पता चला फराज पर्पल साइड इज नॉर्मल? अच्छा, पर्पल साइड के आगे मैं नॉर्मल लिख रही हूँ और ये वाली दूसरी वाली केरेटोकोनस है। वाई इट इज क्रेटोस्कोपी में आपको क्या करता है, क्रेटोस्कोपी में ये लिख लो, व्हाट डज क्रेटोस्कोपी डू? इट एक्चुअली शोज यू कि असेस करता है द शेप ऑफ कॉर्निया, शेप ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो आप देखोगे जो नॉर्मल होगा उसकी रेगुलर रिंग्स हैं, लेकिन जो केरेटोकोनस जिसको हुआ होगा उसकी रिंग्स जो है वो यूनिफॉर्म सर्कल नहीं है, वो अजीब सी हो रही है, ये देखो इस तरह से जा रही है रिंग्स, क्योंकि उसको केरेटोकोनस है। सर्कुलर रेगुलर रिंग्स जो होंगी नॉर्मल में होंगी, लेकिन जिसका इरेगुलर हो जाएंगी, यस, इसको केरेटोस्कोपी क्या करते हो आप, इसको ये असेस करते हो शेप ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, असेस करते हो, जज करते हो इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से केरेटोस्कोपी से। फिर उसके बाद हम देखेंगे टोपोग्राफी देखेंगे। किसी को ज्योग्राफी का शौक है? डज एनीबॉडी नो टोपोग्राफी क्या होती है? किसी को आइडिया हो टोपोग्राफी क्या होती है? यस, सॉइल, माउंटेन, सरफेस स्टडी। तब हम कॉर्निया की सरफेस स्टडी करेंगे कि कॉर्निया स्मूथ है या कॉर्निया पे माउंटेन्स बने हुए हैं या कॉर्निया पे छोटे छोटे हम्स हैं, ये कॉर्निया के अंदर डिप्रेशन है, तो हम उसको कॉर्नियल टोपोग्राफी स्टडी कहेंगे। तो केरेटोकोनस में जो पैटर्न आता है ना वो एसिमेट्रिकल होता है, ये देखो रेड में डिप्रेशन है, इंफीरियर स्टीपिंग है रेड में, जो नॉर्मल सिमेट्रिकल होता है वो सारा ग्रीन नजर आ रहा है, इसमें कोई स्टीप नहीं है, स्टीप का मतलब ढलवान होता है, इस तरह से ऐसे कुछ नीचे नहीं जा रहा। somebody is saying सबकी मंसन शेफ आ रही है। अच्छा देखो, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स है, अब मुझे बताओ किस इंस्ट्रूमेंट पे हम देखेंगे ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स? ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स हम किस इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोपी पे देखते हैं, वेरी गुड, ये आपने ऑप्थेल्मोस्कोपी पे देखना है। उसके बाद आप वी ऑट लाइंस किस चीज पे देखते हो? वी ऑट लाइंस, ये देखो असल में लेट मी
यू चूज अ वाइट कलर, ये ना ऐसे वाइट कलर की होती हैं, स्ट्रेस लाइंस होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस पड़ रहा है, कॉर्निया थिन हो गया है, तो ये ऐसे वाइट कलर की लाइंस नजर आती हैं, स्ट्रेस लाइंस होती हैं ये। और ये किस इंस्ट्रूमेंट पे आप देखते हो, ये किस इंस्ट्रूमेंट पे आपको नजर आएंगी? स्लिट लैम्प पे नजर आएंगी। स्लिट लैम्प पे आपको और क्या नजर आएगा जब आप स्लिट लैम्प में उस बंदे को बिठाओगे? थिनिंग नजर आएगी, फ्लैशर रिंग्स नजर आएंगे, गुड। और क्या चीज नजर आएगी? थिनिंग, फॉरवर्ड बल्जिंग आएगी, नर्व्स जो होंगी वो भी नजर आएंगी क्योंकि इतना थिन हुआ पड़ा है कॉर्निया। प्रोमिनेंट कॉर्नियल नर्व्स भी स्लिट लैम्प पे ही नजर आएंगी, ये देखो उसने वाइट से ही शो की हुई हैं, ये इधर इधर कॉर्नियल नर्व्स नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला जिसमें आईलिड लोअर हो रहा है, ये वी बन रहा है इस तरह से, ये क्या चीज है? इस साइन को क्या कहते हैं? मनसन साइन। मनसन साइन किस डिजीज में आप देखते हो? मनसन साइन किस डिजीज में आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो? केरेटोकोनस में, जिसमें आपका कॉर्निया कोन शेप बन जाता है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन, वो तो सारे क्लिनिकल साइंस थे जो आप पर्सन आके देखोगे, आप पर्सन को चेक करोगे। इन्वेस्टिगेशन आपका करवाओगे कॉर्नियल टोपोग्राफी, जिसमें आप बिल्कुल जैसे मैप्स पे देखते हो पहाड़ियाँ और सरफेस कैसे आती है, आप बिल्कुल वैसे मैप करोगे कॉर्नियल के कर्वेचर को। और कैरेटोमेट्री करोगे, जिससे मेजर करोगे इंटीरियर कॉर्निया का कर्वेचर कैसा है। नॉर्मल लोगों का सही कर्वेचर होगा, लेकिन इनका कोन की तरह होगा, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक कोन, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इनका कोन की तरह होगा, इस तरह से बना होगा। लोगों का नॉर्मल कर्वेचर होता है इस, आई एम अनएबल टू ड्रॉ इट, वेट। अच्छा, वी ओट स्ट्राया होता है, स्ट्रेस लाइंस नजर आती हैं आपको जब आप स्लिट लैम्प पे उस बंदे को बिठाते हो, क्रेटोकोनस वाले को, तो व्हाइट कलर की स्ट्रेस लाइंस नजर आती है। स्ट्रेस लाइंस क्योंकि खिंच रहा है कॉर्निया, इसलिए स्ट्रेस लाइन नजर आती है। सुमेरा, आई होप आई एम क्लियर नाउ। अच्छा, आगे आ जाओ ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे अब इशू क्या क्या था, जो पर्सन, जिस पर्सन आया था उसका इशू बताओ, फिर ट्रीटमेंट लिखते हैं। पहला इशू क्या था जब उसने कंप्लेन की थी? कंप्लेन्स क्या थी? मायोपिया। मायोपिया को फराक कैसे ट्रीट करते हो आप? मायोपिया को कैसे ट्रीट करते हो? ग्लासेस लगा के, वेरी गुड। लेंसेज लगा के, वेरी गुड। आपने मायोपिया तो इसका इस तरह से ट्रीट कर दिया, ग्लासेस, केटोकोनस वाली ग्लासेस लगा के रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि उसका फॉरवर्ड बल्जिंग हुई हुई है, तो हम रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस लगाएंगे। रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस का किसी को पता है हम क्यों लगा रहे हैं? जो सख्त किस्म के कॉन्टेक्ट लेंस है, कॉन्टेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरीज भी कर सकते हैं, यस। उसको, इसको कॉर्निया को फ्लैट करने के लिए अपनी बुक पे लिख लो, और अब जब इवन इफ सर आज, तो आपने बताना है फ्लैटन द कॉर्निया। हमने कॉर्निया को फ्लैट करने के लिए करना है ये। रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस जब बाहर बल्ज आउट कर, तो सख्त आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाओगे। सॉफ्ट वाले कॉन्टैक्ट लेंस ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन पे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी कोन बनी हुई है। हम लोग जो डेली यूज में यूज करते हैं, जो आप लोग अपने कलर जैसे शादी वगैरह इवेंट्स पे यूज करते हो, वो सॉफ्ट लेंस होते हैं। इनके लिए हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं स्ट्रेट करने के लिए। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? हमने स्ट्रोमा को स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि इनका इडियोपैथिक, ऑटोसोमल डोमिनेंट या कोलेजन सिस्टेमिक डिजीजेस चल रही है। कोई कोलेजन सिस्टेमिक डिजीजेस याद है तुमने शुरू में डिस्कस की, जिसकी वजह से किसी को केरेटोकोनस हो सकता है? मार्फन और एलोडोनरस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी हो सकता है। अच्छा, इसमें हम कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करेंगे। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हमने ऐसे करनी है कि पहले एपिथेलियम को रिमूव करना है, फर्स्ट लेयर को, और फिर हमने राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, लगाना है, और यूवी रेडिएशन देनी है। इससे कोलेजन आपकी क्रॉस लिंकिंग अच्छी हो जाएगी, और जो थिनिंग थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इससे थिनिंग कम हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं हो रहा, जैसे पीपल ने सजेस्ट किया, वी विल जस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स केरेटोप्लास्टी। केरेटोप्लास्टी में क्या करते हो आप?
रिपीट करती हूँ फैजान, केराटोप्लास्टी में क्या करते हो आप? केराटोप्लास्टी का मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दो, नया कॉर्निया आप उसको लगा दो, क्योंकि उसका कॉर्निया डिफेक्टिव है। क्या डिफेक्ट है उसके कॉर्निया में? क्या डिफेक्ट है इसके कॉर्निया में? हम इसको जो नया कॉर्निया लगा रहे हैं उससे कोलेजन आपकी ग्रोथ होगी विटामिन B12 से। उसका थिन कॉर्निया है, थिन कॉर्निया है क्योंकि स्ट्रोमा थिन है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना, इसकी दो कॉम्प्लिकेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो योर UQ। इसकी दो कॉम्प्लिकेशन है एंड दिस इज योर UQ। और कभी कभी वो पर्सन इस कॉम्प्लिकेशन के साथ ही प्रेजेंट करता है एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रॉप्स के साथ। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया था कि इसमें हम फॉरवर्ड बल्जिंग क्यों हो रही है। फॉरवर्ड बल्जिंग इसलिए हो रही थी कि जब आपका स्ट्रोमा जो था वो थिन था, तो क्या होता है कि पीछे से एक्वस ह्यूमर आगे, एक्वस ह्यूमर आ जाता है आपके स्ट्रोमा में और डेस्मेंट मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। ये देखा है, ये ऐसे करके फॉरवर्ड बल्जिंग हुई हुई है और इसके अंदर सारा आपका एक्वस ह्यूमर है। ठीक हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया। एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रॉप्स, हाइड्रॉप्स मीन वाटर, हाइड्रॉप्स मीन वाटर आ गया। वाटर तो कॉर्निया में प्रेजेंट नहीं होता। वाटर क्यों नहीं प्रेजेंट होता कॉर्निया में? व्हाई? इट इज एवास्कुलर लेयर। व्हाई देयर इज नो वाटर इन कॉर्निया? ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए डिहाइड्रेट रखते हैं हम उसको पंप से, लेकिन अब वाटर आ गया उसमें। अब एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रॉप्स मतलब वाटर बन गया है। क्यों? कहाँ से आया ये वाटर? वाटर किधर से आया? आई में, कॉर्निया में तो था ही नहीं। एक्वस ह्यूमर से आया। एक्वस ह्यूमर आया क्योंकि कॉर्निया थिन था और उसने परफोरेट करके डेस्पेंट मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया। डेस्पेंट मेम्ब्रेन कौन सी लेयर होती है? 1 2 3 4, विच वन इज इट? 4। और कॉर्निया की सेकेंड इसकी कॉम्प्लिकेशन है, कॉर्निया की स्कैरिंग हो गई। स्कार क्यों कॉर्निया पर डेवलप होता है? कॉर्निया पे स्कार्स क्यों डेवलप होते हैं? कॉर्नियल एपिसिटीज क्यों होती हैं? हीलिंग किस चीज की हीलिंग हो रही है? फाइब्रोसिस की वजह से, क्योंकि सारा सारा आपके रप्चर हो गया। जब डेस्मेंट मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो फाइब्रोसिस होगी, तो आपकी ओपेसिटीज बन जाएंगी उस पर। ओपेसिटीज हम 3 टाइप्स की हुई हैं। ओपेसिटीज 3 टाइप्स की हैं, उनके नाम बताना शुरू करो। बल्जिंग वर्सेस स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग की वजह से रप्चर होगा, रप्चर की वजह से फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस की वजह से स्कैरिंग होगी। मैक्यूला NML लिक्यूमा। शाबाश। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, वो याद रखनी दोनों। एक में क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा, दूसरे में जब रप्चर होकर हील होगी। सो इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। कॉर्नियल स्कैरिंग में क्या होगा, आपका एपिथेलियल जो है, रप्चर हुआ जब बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद जब कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है, फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस की वजह से कॉर्नियल स्कैरिंग हो रही है, अभी हमने बताया, क्योंकि आपका रप्चर कर गई थी मेम्ब्रेन। और कॉर्नियल हाइड्रॉप्स किस वजह से हो रहा था? ये अंडरलाइन कर लो, डेस्मेंट मेम्ब्रेन रप्चर की वजह से। और उसके बाद फिर एक्वस ह्यूमर फ्लो आउट कर रहा था। ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे वाटर आया हुआ है। कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई और रीजनिंग समझ आ गई कॉम्प्लिकेशंस की। ट्रीटमेंट क्या क्या है केराटोकोनस का? ट्रीटमेंट की 4 ऑप्शंस लिख के भेजो। रिपीट करते हैं, सारा ही रिपीट कर रहे हैं अभी शामजा। इट्स नॉट हाइपोपियन, वो वाइट कलर का होता है, ये पानी है। अच्छा, अब देखो आपका स्नेरियो किस तरह से आएगा। ये जो होगा ना, जैसी प्यूबर्टी हिट करती है उन लोगों में होगा, एंड इट्स मोर कॉमन इन बॉयज। presents with complaint of frequent changes of power of glasses for last 1 year। इसका क्या मतलब है कि सिंपल उसकी विजुअल डिटोरिएशन हो रही है। जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो आपको मंसन साइन मिला, इससे आपने क्या डायग्नोसिस बनाया?
केरेटोकोनस बनाया। अब क्लिनिकल टेस्ट कौन से किया आपने? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्लिनिकल टेस्ट कौन से किए जिससे आपने पता चला आपको क्लिनिकल टेस्ट में स्लिट लैम्प पे, शाबाश, स्लिट लैम्प पे आपने क्या क्या देखा? ऑप्थेल्मोस्कोपी। आगे साइंस लिखो आप। केरेटोस्कोपी पे क्या देखा आपने? स्लिट लैम्प पे आपको नर्व नजर आई, स्लिट लैम्प पे आपको वियोट लाइंस नजर आई, स्लिट लैम्प पे आपको थिनिंग नजर आई, फ्लेशर रिंग्स नजर आए, विजुअल एक्यूटी आपने चेक की उसकी स्नेलन चार्ट से, ऑप्थेल्मोस्कोपी पे ऑयल ओवर ऑप्थेल्मोस्कोपी ओवर ऑयल ड्रॉपलेट पर ओ पे नजर आया। और क्या चीज नजर आई आपको? सिजर्स रिफ्लेक्स। सिजर रिफ्लेक्स किस चीज पे नजर आता है? करेक्टो रेटिनोस्कोपी पे नजर आता है। तो अब ये क्लिनिकल साइन और इन्वेस्टिगेशंस आप लोग विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स लिख लोगे, और शुड आई रिपीट देम? सारी लिखनी जितनी भी। आई एम गोइंग टू रिपीट देम। पहले पहले क्या साइन करोगे? आप विजुअल एक्यूटी चेक करोगे अपने स्नेलन चार्ट से, उसमें मायोपिया नजर आएगा। फिर आप ऑप्थेल्मोस्कोपी से देखोगे, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स नजर आएगा। पेशेंट को जब नीचे देखने को कहोगे तो मंसन साइन नजर आएगा। केरेटोस्कोपी में आपको इरेगुलर रिंग्स नजर आएंगी। सिजर्स रिफ्लेक्स आपका रेटिनोस्कोपी पे आएगा। और स्लिट लैम्प पे आप चार चीजें देखोगे। चार चीजें, एक आप थिनिंग देखोगे कॉर्निया की, वी ओट लाइंस देखोगे जो कि स्ट्रेस लाइंस है, कॉर्नियल नर्व प्रोमिनेंट हुई होंगी क्योंकि स्ट्रोमा थिन होगी, और फ्लैशर रिंग्स देखोगे। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? ये चीजें शुरू, पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखोगे? किस चीज का डिफेक्ट हुआ है, फिर स्टार्ट हुआ है? म्यूकोपोलीसेक्राइड, लारेब इज 100% राइट। म्यूकोपोलीसेक्राइड का सिंथेसिस डिफेक्टिव है। आई एम गोइंग टू राइट दिस ताकि आप लोगों को याद रहे। इसमें आपका जो कोलेजन है, कोलेजन टिश्यू एंड म्यूकोपोलीसेक्राइड जो है आपके, उनकी सिंथेसिस डिफेक्टिव है। सिंथेसिस डिफेक्टिव क्यों है? बिकॉज योर जीन्स आर डिफेक्टिव, और मे बी इट्स इडियोपैथिक। और सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकती हैं? आपको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जैसे मार्फन डिसऑर्डर है, आपको एलर-डॉनलोस है। ये सारा आपने पैथोफिजियोलॉजी में एक्सप्लेन करके लिखना है। इससे क्या होगा? आपका स्ट्रोमल लेयर थिनिंग होगी, स्ट्रोमल लेयर थिनिंग होने से आपको मायोपिया होगा, एस्टिग्मेटिज्म होगी। एंड देन मेंशन 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ग्लासेस होंगे, सख्त लेंसेज लगाने हैं आपने, उनको राइबोफ्लेविन के साथ ट्रीट करना है, और अगर कुछ भी ट्रीट नहीं कर सकते तो फिर आप उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करोगे। अच्छा, इसमें से दोबारा कुछ रिपीट करना है एंड वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अदर टॉपिक। अगर इसमें से कुछ रिपीट करना है तो आई एम गिविंग, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ। ओके, केरेटोप्लास्टी। केरेटोप्लास्टी इज सिंपली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। इन easier layman terms में केरेटोप्लास्टी इज corneal transplant, और this and corneal transplant। लेकिन आपने डेफिनेशन लिखनी है, इट इज एन ऑपरेशन इन विच द पेशेंट डिजीज कॉर्निया इज डिस्प्लेस्ड बाय डोनर हेल्थी कॉर्निया। दिस डेफिनेशन तो आप लोगों ने एज इट इज लिखनी है। ये डेफिनेशन आई एम राइटिंग इट हियर so that when you revise तो आप डेफिनेशन तो एज इट इज करो। अच्छा, अब क्या हुआ? हमने डैमेज कॉर्निया को, इधर इस पिक्चर पे देखो, डैमेज कॉर्निया को रिमूव किया, यहाँ से काट के यहाँ पे बाहर निकाल दिया। डोनर का क्या किया? ले आए और इसको यहाँ से सूचर से स्टिच कर दिया। सिंपल प्रोसीजर। अच्छा, अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की टाइप्स, एक होती है फुल थिकनेस, ठीक है। फुल थिकनेस को आप पेनिट्रेटिंग भी बोलते हैं क्योंकि वो आपकी सारी लेयर्स को कर रही है, 5-6 लेयर तक जा रहे हैं। पार्शियल थिकनेस होती है, आप उसमें लेयर्स देख के, जितनी लेयर्स डैमेज होंगी, देखो ये फुल तक नहीं जा रही, यहाँ तक नहीं आ रही, ये ऊपर तक है, पूरे कॉर्निया को नहीं कर रही। तो आप उसमें देखोगे कहाँ किस लेयर तक डैमेज है। आप उसमें स्लिट लैम्प वगैरह में एग्जामिनेशन करोगे और जितने सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन की करके देखोगे कहाँ तक डैमेज है, और फिर उस लेयर तक आप करोगे। इसलिए इसको पार्शियल थिकनेस कहते हैं। इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर आपने 5 लेयर का करना है ट्रांसप्लांट तो पेनिट्रेटिंग बोलेंगे उसे। कभी कभी हम स्मॉल पैच ग्राफ्ट करते हैं क्योंकि ओपेसिटी है, सिर्फ उसी ओपेसिटी के ऊपर, ये पूरा कॉर्निया, आपका पूरा कॉर्निया हेल्दी है, सिर्फ यहाँ पे ओपेसिटी है तो सिर्फ स्मॉल पैच ग्राफ्ट कर दो। पूरा आपने कॉर्निया रिमूव करके नहीं करना।
ये टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट क्लियर है, एक फुल थिकनेस है, एक स्मॉल पैच है और एक पार्शल थिकनेस है। पार्शल थिकनेस में आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कितनी लेयर तक डैमेज गया हुआ है और फिर किस लेयर तक हमने रिप्लेस करना है उसको, आप उतनी लेयर तक आप उसको रिप्लेस करोगे जितनी आपकी डैमेज है। अच्छा, उसके बाद आई हैव मेड अ निमोनिक फॉर यू टू लर्न इंडिकेशंस क्या क्या होंगी, क्योंकि आपके टीचर्स पूछते हैं। इंडिकेशन को आपने इस तरह से याद करना है, इंडिकेशन को ऐसे याद करना है आपने कॉर्ड से, सी सी ओ डबल टी, बट सी वाली इंडिकेशन आपने सबसे लास्ट में लिखनी है। ऑप्टिकल पहले तो विजन रिड्यूस है, विजन रिड्यूस हमारा किन किन कंडीशन में हो रहा है? अभी अभी आप लोगों ने कहा कि किसी का बर्न हो गया कॉर्निया, किसी का एसिड गिर गया कॉर्निया पे तो उसका विजन रिड्यूस हो गया, उसका कॉर्निया सारा खराब हो गया। दूसरी हमारी इंडिकेशन है थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक अल्सर जिसको है, नॉन हीलिंग है, परफोरेटेड है, तो उनमें यस। और टेक्टोनिक, टेक्टोनिक क्या होता है? जब आपका, जिसमें हम टोपोग्राफी स्टडी करते हैं, क्रेटोकोनस जैसे हो गया। थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट, एंड दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए people don't actually go for transplant unless you are very rich, ये least likely to be cosmetic indication। अच्छा, कॉस्मेटिक इंडिकेशन किसी को समझ आई है कि हम कॉस्मेटिक कैसे इंडिकेशन कर रहे हैं, क्या कैसे? कैन समबडी एक्सप्लेन कॉस्मेटिक इंडिकेशन क्या चीज है? कॉस्मेटिक इंडिकेशन का मतलब है आपकी ऑप्टिक नर्व पीछे सब कुछ खराब है, सिर्फ आपने कॉर्निया आपका वाइट वाइट नजर आता है या किसी गंदे कलर का नजर आता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो आप सब आपके पीछे ऑप्टिक नर्व है, आपका कभी हम विजन ठीक नहीं हो सकता, विजन आपकी नर्व खराब है। हमने सिर्फ अच्छा क्लियर दिखाने के लिए, जैसे आपको वो जो कॉन्शियस लोग होते हैं जो पीपल गो आफ्टर कॉस्मेटिक सर्जरीज, ये वो कर रहे हैं। पीजीएम कॉन्जेक्टाइवा का होता है, वर्दा इज आस्किंग, हम यहाँ पे कॉर्निया डिस्कस करें, उसमें हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं करते। कॉर्ड से आपने याद रखनी है इंडिकेशन, सी फॉर कॉस्मेटिक, इसको लास्ट में लिखना है, ओ फॉर ऑप्टिकल रिड्यूस विजन, टी फॉर थेराप्यूटिक परफोरेटेड कॉर्निया से, टी फॉर टेक्टोनिक जिसमें आप केराटोकोनस करोगे, जिसमें आपकी कॉर्निया जो है बल्जिंग फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें बल्जिंग पैरासेंट्रल और सेंट्रल बल्जिंग हुई हुई है। ये इंडिकेशंस हो गई आपकी इस सर्जरी की। टेक्टोनिक मींस जिसमें टोपोग्राफिकल स्टडी करते हैं, उसमें ऊपर नीचे हुआ हुआ कॉर्निया, एस्टिग्मेटिज्म हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया प्री एंड पोस्ट ऑप केरेटोप्लास्टी। प्री ऑप में देख रहे हो सारा का सारा इसमें हाइपोपियन है और सारा वाइट हुआ हुआ, ओपेक हुआ हुआ है। और पोस्ट ऑप में आप देख रहे हो, ये कैसे पता चला कि पोस्ट ऑप पे एक तो ये क्लियर है और दूसरा ये सूचर्स लगे हुए हैं। कैन पीपल अप्रिशिएट प्री एंड पोस्ट ऑप? के प्री में कितना गंदा था वो, इसके नीचे लिखो डिजीज्ड वाइट, डिजीज्ड वाइट ओपेक cornea, vision reduced, the person will be unable to see। इसमें देखो clear cornea, clear cornea with clear vision और improved vision, इसमें अब वो देख सकेगा। ठीक हो गया। और एक और चीज जो इसमें नजर आ रही है हमें, वो सूचर्स नजर आ रहे हैं भाई, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। ये ऑस्पी में पिक्चर आएगी और आपने सारी चीजें ये लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चल रहे हो डोनर टिश्यू। अब डोनर्स, आप लोगों में से कौन कौन लोग ऑर्गन डोनर्स हैं या इस ऑर्गन डोनेशन को सपोर्ट करते हो? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, अफीफा, आई सपोर्ट दैट टू। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, कराची में, ठीक है, SUIT, जो कि ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट करिए, बाकी बहुत कम है और बहुत कम ये देखा जाता है। यस, इट्स गुड एज लॉन्ग एज द कंसेंट इज टेकन, ये आपकी अपनी चॉइस है, इफ यू वांट टू डोनेट श्योर, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं।
अच्छा ये जो होता है ना, ये सिर्फ आपने जैसी डेथ होती है, अगर किसी ने पहले से कॉन्सेंट दी हुई है तो आपने 6 से 8 आवर्स में उसको हार्वेस्ट करना है, मशीन लेके जाना है, उसे कट कर लेना है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा। लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में आप 12 आवर्स तक कर सकते हैं, हमारी सेटिंग में तो आपको विद इन एन आवर करना होगा क्योंकि बहुत गर्मी होती है। अच्छा, अब किसको हम नहीं लगा सकते कॉर्नियल ट्रांसप्लांट डिस्पाइट हैविंग डिजीजेस? उसमें 6 to 24 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी सेटिंग में देखो, सपोज आप मुल्तान में हो, भावलपुर में हो, तो आपको विद एन आवर और विद इन 30 मिनट्स एक्सट्रैक्ट करना होगा, वरना वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है, बहुत गर्मी है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेटिंग में हो। जो कूलर एरियाज है वहां पे आप यू कैन जस्ट डू इट फॉर 12 आवर्स, 24 आवर्स कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है इसकी? ड्राई आई है, वैस्कुलराइजेशन है, एक दफा वेसल्स ग्रो कर गई हैं तो वो बार बार दोबारा रीग्रो कर जाएंगी, कोई जरूरत ही नहीं है नया ग्रो कर लगाने की, वो दोबारा रीग्रो करेंगी, वेसल्स एक दफा उस पर ग्रो कर गई हैं तो। अगर किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्टिव कॉर्नियल अल्सर चल रहा है, तो आप उसको केरेटोप्लास्टी के लिए अच्छा कैंडिडेट समझोगे? किसी को एक्यूट कॉर्नियल अल्सर है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट करोगे? आप उसको कंट्रोल फॉर इन्फेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेन करोगे, ना कि आप उसको ट्रांसप्लांट करने लग जाओ। ये बात समझ आ रही है? यू ट्रीट इट अदर वेज। ड्राई, यस मैम, यस फीफर, ड्राई आई इज इन कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके बाद अनकंट्रोलेबल ग्लाकोमा, इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज है, ठीक है, अगर आपने रिप्लेस कर भी दिया वो परफोरेट कर जाएगा, परफोरेट कर जाएगा इसमें, तो कोई फायदा नहीं है इसमें भी ट्रांसप्लांट करने का, परफोरेशन हो जाएगी दोबारा से अनकंट्रोल ग्लाकोमा में। क्रॉनिक यूवियल ट्रैक्ट, यूवियल ट्रैक्ट की इंफ्लेमेशन है, उससे दोबारा आपकी कॉर्निया की इंफ्लेमेशन हो जाएगी। अनीका कह रही है कि हम कॉर्नियल अल्सर में कराते हैं, कॉर्नियल अल्सर में कराते हैं जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है और आपकी एंटीबायोटिक और पेन किलर्स आपकी काम नहीं कर रही होती, जब वो एक्सट्रीम स्टेज पे पड़ जाता है, फट के और वो पस निकल रही होती है, उस स्टेज पे सिर्फ हम करते हैं, और उसको भी पहले पस को रिजॉल्व करना है आपने। जब भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, यू नेवर गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, पहले आपने उसको एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को सेटल डाउन करना होता है। आईलिड एबनॉर्मेलिटीज, कौन कौन सी आईलिड एबनॉर्मेलिटीज में आप नहीं करते कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? आईलिड के चैप्टर से ये टाइंग है इधर। कौन सी आईलिड एबनॉर्मेलिटीज में आप नहीं करोगे? यस, एक्ट्रोपियन, ट्रेकियासिस, क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे आप ये आईलिड एबनॉर्मेलिटीज में? क्योंकि भाई आईलिड का मसला है, तो पहले आप आईलिड को सही करो ना। ट्रेकियासिस में आप उनको लैश को एपिलेशन करो, उसकी लैश रिमूवल करो इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। ये ट्रेकियासिस में। एन एक्ट्रोपियन में नहीं करना आपने ट्रांसप्लांट, आपने इसमें लिड सर्जरी करनी है, कॉज को ट्रीट करना है, कॉर्निया को उठा के नहीं करना। कॉर्निया, फिर कॉर्निया अगर ट्रेकियासिस को ट्रीट नहीं करोगे, लैशेस जो है आपकी मिस डायरेक्टेड है, वो बाद में दोबारा अल्सर कॉज कर देंगी, आपने एक ट्रांसप्लांट भी फजूल किया। सिस्टेमिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं जिसमें हम मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे? किसी को पता है सिस्टेमिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं? यस, शानजा इज राइट कि पहले आप आईलिड को तो ट्रीट करो। डायबिटीज में मना करेंगे लोग कह रहे हैं। थिंक बेटर, इन्फेक्शियस डिजीजेस में आप मना करोगे, सिस्टेमिक डिजीजेस आप इन्फेक्शियस डिजीज में मना करोगे, लाइक कोई हेप सी पॉजिटिव है उसको आपने नहीं देना। ऑल्सो अगर डोनर हेप सी पॉजिटिव तब भी आपने नहीं लगाना। एच आई वी वालों को नहीं लोगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इस टाइप की इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं उनमें कहते हैं कि नहीं देना उनमें, इन्फेक्शियस डिजीजेस जब आपको हुई हुई है। ऑटो इम्यून डिजीजेस का डिपेंड करता है कि वो आई को इन्वॉल्व कर रही है, कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए हम सिस्टेमिक डिजीजेस में इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, इनको नहीं करते हम जब तक इनका स्टेटस, ये डिजीजेस रिजॉल्व नहीं होती हैं, और ये डिजीजेस कभी भी रिजॉल्व नहीं होती, तो इन्फेक्शियस स्टेटस, एक्यूट इन्फेक्शियस स्टेज में जो बॉडी की हो, आई की हो, आप उसमें नहीं करते। अब इसका मेथड क्या है?
सिंपल आपने क्या किया, एक्सरसाइज किया, डोनर कॉर्निया इस मशीन से काट लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, डिजीज कॉर्निया को एक्सरसाइज किया सेम उसी प्रोसीजर से, और फिर फिक्स कर दिया विद यूजिंग सूचर्स। और किसी ने लिखा सूचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, एक चीज को आपकी चीज कैसे चिपकाते हो, हम ग्लू से चिपका सकते हैं, हम यहाँ पे धागे से चिपका रहे हैं ना, सूचर से चिपका रहे हैं। अच्छा, प्री ऑप प्रिपरेशन क्या चीज होती है, किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं सर्जरी को, उस पेशेंट को टीका लगा के प्रिपेयर करते हैं, टीका सीबीसी करते हैं हम, सीबीसी ब्लड करते हैं, फिटनेस चेक करते हैं। फिटनेस किस चीज की, कार्डियो की फिटनेस और एनेस्थीसिया की फिटनेस। तो दिस आई एम गोइंग टू राइट फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप उसके कंप्लीट बेसलाइंस करवाओगे, और एंड यू टेक कार्डियो एंड एनेस्थीसिया फिटनेस। फिर उसके बाद आप उसको एनेस्थीसिया दोगे, लोकल और सिस्टेमिक, लोकल और जनरल डिपेंड करेगा कि पर्सन एंशियस है कि उसकी एज क्या है। उसके बाद आप सर्जिकल प्रिपरेशन करोगे, आप उस जगह को ड्रेप करोगे, और उसके बाद ट्रिफिनिंग करोगे डोनर कॉर्निया की, ट्रिफिनिंग मींस कटिंग करोगे। उसके बाद रिसिपिएंट कॉर्निया में डिजीज कॉर्निया रिमूव करोगे, और फिर सूचर्स लगा दोगे। और पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट क्या करोगे, पोस्ट ऑप में क्या देके भेजोगे उसे, नहीं आपने ट्रांसप्लांट किया है, इन्फेक्शियस डिजीज है ना, आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज में आप नहीं करते ट्रांसप्लांट, और ना ही आप डोनर को कहते हो कि वो उनका नहीं करोगे। एंटीबायोटिक्स देंगे, और एक और चीज देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव देंगे। सहार का तो दिमाग बहुत चल रहा है, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिटिंग। तो आप ये करोगे, इसमें दो चीजें दोगे, एक एंटीबायोटिक दोगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमने नई चीज लगाई है। दूसरी आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हो जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो। किसी को फार्मा से याद है कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, कोई फेमस ही होती है जो हम हर जगह लिखते हैं? एजोथायाप्रीन, एजोथायाप्रीन, शाबाश, एवरीबॉडी इज एक्टिव इन चैट एंड आंसरिंग। उसकी ये मेथड हो गया। इसके बाद हमने ये सब कुछ प्रोसीजर तो कर दिया, बट डू यू थिंक इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी? इसको कॉम्प्लिकेशन होंगी भाई, कैन प्रेजेंट विद कॉम्प्लिकेशन। आप लोगों को क्या लगता है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी जब मैंने ये सारा प्रोसीजर करके भेज दिया पेशेंट को? तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है जो उसी वक्त कॉम्प्लिकेशन हो जाती है? वूंड लीकेज होता है, उसी वक्त ही फट गया वो, कभी मैंने सही से सुचर लगाया ही नहीं। इन्फेक्शन थी, राइट, इन्फेक्शन थी और आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। देखो, एक तो हो गया वूंड लीक हो गया, हेमरेज हो गया, आपने सुचर सही से नहीं लगाया, दिस हैपेंड बिकॉज आपने अच्छे सुचर्स नहीं लगाए, ठीक है, आपने क्लोज नहीं किया वूंड को। दूसरा आइरस प्रोलैप्स हो गया, आइरस, ये देखो दिस इज आइरस प्रोलैप्स, आइरस बाहर निकल के आ रहा है, पीछे आइरस पड़ा था वो बाहर निकल के आ रहा है क्योंकि आपने कॉर्निया सही से टाई नहीं किया, सुचर सही से नहीं लगाए। सेकेंडरी ग्लाकोमा हो रहा है क्योंकि ये जो आपने इन्फेक्शन थी ऑलरेडी, ग्लाकोमा उससे क्या हुआ, आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क और एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज पाथवे है वो ब्लॉक्ड है। और एपिथेलियल डिफेक्ट फिर भी परसिस्टेंट रहे, नए वाले जो कॉर्निया पे उस पर फिर भी आपको साफ नजर नहीं आ रहा, एपिथेलियम फिर भी उसमें सारी हेजी है, स्कैरिंग है। जो लेट कॉम्प्लिकेशन ड्राफ्ट जो होती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है जो टेबल पे ही होगी, टेबल पे हो गई, आपका उसी वक्त खून फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, आयरस बाहर आ गया, आपने सही से सुचर नहीं किया, इन्फेक्शन हो गई। वो टेबल पे जो होती है अर्ली होती है, और लेट होती है आफ्टर सम टाइम, जब आपने उसको घर भेज दिया फिर वो दोबारा वापस आता है, तो उसमें क्या हो गया, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गई। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों क्यों होती है? ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होती है? एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती। डिजीज रियकर होगी जब आपने सही तरह, बहुत सारी डिजीज में आपने नहीं करना होता, जैसे कि हो गया कॉर्नियल एक्टिव कॉर्नियल अल्सर,
कॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर में आप करते हो बट एक्टिव में नहीं करते, तो डिजीज रीअकर हो गई। अगर यूवीआइटिस था वो दोबारा रीअकर हो गया, इसमें कोई फायदा ही नहीं है, उन डिजीज में आपने नहीं करना। एक्टिव कॉर्नियल अल्सर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पहले आप उसको ट्रीट करो, इसलिए वो दोबारा डिजीज हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो अंदर पड़े हुए हैं, आपने कभी उसका वायरल लोड कम ही नहीं किया इन्फेक्शन एंटी एंटीबायोटिक्स देके। और सिंस जब आपने नई चीज लगाई है तो वो भी कोई स्टेट सर्कल इस तरह से तो नहीं लगी, आपने सारे स्टिचेस लगाए हुए सारे इर्द गिर्द, तो एस्टिग्मेटिज्म होगी, बहुत सारी सरफेसेस होंगी जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको विजन ब्लरी सा भी होगा, बेटर होगा बट स्टिल ब्लरी एंड नॉट गुड। अच्छा, इसके बाद वी आर गोइंग टू डू एन ऑस्पी क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द लेक्चर। अच्छा, ये ऑस्पी क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है नेम द प्रोसेस विच द कॉर्निया अंडरवेंट। ये पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करो कि कॉर्निया के ऊपर हमने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया। केरेटोप्लास्टी परफॉर्म किया, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया, एंड क्या चीज से आपने आइडेंटिफाई किया, कौन सा यहाँ पे आइडेंटिफाइंग फीचर था जिससे मुझे पता चला। प्रोसीजर, एक तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोसीजर, दूसरा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, सूचर से, सूचर्स ऑल ओवर द कॉर्निया। और इसकी टाइप्स ऑफ प्रोसीजर क्या क्या होती हैं जो परफॉर्म हुआ हुआ इस वाले कॉर्निया पे, किसी को टाइप्स याद है? फुल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस, और एक और भी थी, स्मॉल पैचेस लगाए हुए ओपेसिटीज को ट्रीट करने के लिए। शाबाश। उसके बाद इसकी इंडिकेशंस क्या है, हमने किसी का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना क्यों है, इसका निमोनिक था, उस निमोनिक से सारा लिख के बताओ। कॉस्मेटिक, ऑप्टिकल, थेराप्यूटिक, टेक्टोनिक, कॉस्मेटिक। मुकद्दस ने इस बात को समझा है कि आपने कॉस्मेटिक ऊपर नहीं लिखना, आपके टीचर्स बहुत डांटेंगे अगर आप कॉस्मेटिक ऊपर करोगे, क्योंकि कॉस्मेटिक बहुत एक्सपेंसिव है और रेयर है और आपको कोई भी डोनेट नहीं करेगा कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, इसलिए आप ऑप्टिकल, थेराप्यूटिक, टेक्टोनिक और कॉस्मेटिक लिखोगे। कॉर्ड से आप याद रख लोगे बट कॉस्मेटिक को हमेशा लास्ट में ही लिखना। फरा को सारे रीजंस याद हैं, ऑप्टिकल में रिड्यूस विजन, थेरेप्यूटिक में अल्सर परफोरेट हो गया, टेक्टोनिक में आपका केराटोकोनस है, उसकी जो उसकी लेयर है वो ठीक नहीं है, और कॉस्मेटिक में क्या है, आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व तो फारिक है, आप वैसे ही कॉस्मेटिक के लिए आपके कॉर्निया ट्रांसपेरेंट हो, बाकी लोगों की तरह अच्छे लोगों वो येलो येलो सा गंदा सा आपका कॉर्निया नजर ना आए, उसके लिए कर रहे हो। नहीं, सूचर हमेशा लगे रहते हैं नरमीन, सूचर नहीं रिमूव करते, ये हमेशा रहेंगे। जब भी आप किसी का कॉर्निया ऑब्जर्व करोगे सूचर लगे होंगे तो आप उसको कहोगे आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। रिएक्शन क्यों हो जाएगा, स्टेराइल आप थ्रेड्स यूज करते हो, नो इट्स नॉट फॉरेन बॉडी। सूचर्स आपने लगा के रखने से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म होगी, क्योंकि एक और चीज आपकी आई में पड़ी हुई है जिससे रिफ्रैक्टिव एरर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी। कॉस्मेटिक में नर्व डैमेज होगी, यस। नई आई इरिटेशन नहीं होगी, नई सूचर डिजोल्व नहीं होंगे, नो, दे आर नॉट अब्जॉर्बेबल, हमेशा रहेंगे सूचर ऐसे ही। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन